नमस्कार, जय हिंद। स्टडी पाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूजीसी नेट पेपर 1 का 30 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स, जो कि आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। पूरे 30 दिन तक आपको पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर एग्जाम में टाइम बहुत कम है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तैयारी करनी है। 50 में से 45 क्वेश्चन क्रैक करने हैं, तो इसलिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो आज है 1 दिसंबर, यानी कि आज से हमारा कोर्स स्टार्ट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम कवर किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम की वीडियो आएगी शाम को 5 बजे, हिंदी की रात को 9 बजे हमारे स्टडी भारती यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो पूरे कोर्स की वीडियो आपको फ्री में मिलेगी डेली। आप वीडियो को देखिए, लिखते जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। तो अगर आप वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 400 रुपये फी है पूरे कोर्स की। इसके लिए आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2, रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि अनुसंधान अभिवृत्ति या शोध अभिवृत्ति। देखिए, अनुसंधान शोध एक ही बात है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। अब देखिए, इसका वेटेज बहुत है एग्जाम में। जैसे पेपर 1 में देखिए 5 से 8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं रिसर्च में से, यानी कि 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उसमें 6 भी करेक्ट कर लेते हो तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी कि 10 से 12 नंबर आपके इस यूनिट में से कवर हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो जैसे जैसे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, सेम ऐसे ही टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप उसे अच्छे से करिए, आपका आराम से हो जाएगा। सो देखिए, अनुसंधान शोध शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च का पर्याय है, किंतु इसका अर्थ पूर्ण खोज नहीं है, अपितु गहन खोज है। देखिए, रिसर्च को हिंदी में कहते हैं अनुसंधान, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, यानी कि देखिए, रिसर्च का यहाँ पे मतलब दिया है कि रिसर्च का मतलब ये नहीं कि पुनः खोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब है गहन खोज है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए रिसर्च कहते किसे हैं। अब देखिए, होता क्या है कि कोई चीज के बारे में रिसर्च की गई है, तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको पता है कि कोरोना का टाइम आया था। वहां पे बहुत सारे देखिए जो मेडिकल एजेंसी है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट है, वो कोरोना की दवाई बनाने में लग गए थे। पहले किसी एक ने दवाई बनाई, मेडिसिन बना दी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे बेहतर बनाने के लिए अब किसी और ने क्या किया, रिसर्च करी, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक नई दवाई बना दी। फिर किसी ने क्या किया, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या ऐड होना चाहिए, क्या और कुछ होना चाहिए, क्या कमियां उसमें हटाई जानी चाहिए, उसने अपनी दवाई बना दी। तो हुआ क्या, जो पहले एक चीज जो थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसमें कमियां ढूंढी, कमियां ढूंढ के क्या किया, उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या हुआ, उसमें रिसर्च करी गई, यानी कि उसमें गहन खोज की गई कि ताकि एक अच्छी मेडिसिन मिल सके। तो रिसर्च उसे ही कहते हैं कि जो चीज, जैसे मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको उसके बारे में अगर और अधिक अच्छे से जानना होता है, पहचानना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे, बुक्स पे, इंटरनेट पे, जगह जगह से उस टॉपिक के बारे में पर्याप्त इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, पर्याप्त सूचना इकट्ठी करते हैं कि ताकि आपका टॉपिक अच्छा बन पाए। तो गहन खोज उसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है, अगर आपको उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसे पुनः खोज नहीं करेंगे। पुनः खोज का मतलब हो गया कि जो चीज जहां से स्टार्ट थी वहीं पे आके आ गई, वहां से नहीं है। जो चीज जहां पे खत्म होती है वहां से नई चीज स्टार्ट होती है, उसी चीज से रिलेटेड, तो उसे बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि अनुसंधान, अनुसंधान का ये मतलब है कि पुनः खोज नहीं करना, दोबारा से उसी चीज को खोज नहीं करना है, उसके क्या है, गहन खोज करना है, जो उसमें कमियां रह गई हैं उसे ढूंढना है। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, शोध कहते हैं। यानी कि देखिए, जो पुरानी वस्तुएं हैं, सिद्धांत हैं, उनका पुनः परीक्षण करना कि क्या जो चीज उस टाइम पर रिसर्च में की गई थी, अनुसंधान में की गई थी, क्या उसमें जो कमियां हैं, तो उससे क्या है, नए तथ्य प्राप्त करना कि ताकि नई चीजें खोज के लेके आना। तो शोध का मुख्य उद्देश्य है उस सत्य का पता लगाना जो छिपा हुआ है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया। तो अब बात करते हैं अनुसंधान के उद्देश्य की, यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि बताइए इनमें से अनुसंधान का उद्देश्य कौन सा है, फिर आता है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये पता होंगे तो आप इसमें से आसानी से पता लगा लेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अनुसंधान के उद्देश्य, इनके रिसर्च ऑब्जेक्टिव में देखिए,
अनुसंधान का उद्देश्य होता क्या है, हम अनुसंधान या रिसर्च क्यों करते हैं, हमारे पास क्या जरूरत है उसको करने की। देखिए, सत्य की खोज करना, छिपे हुए सत्य का पता लगाना। हम अनुसंधान क्यों करते हैं, रिसर्च क्यों करते हैं, कि ताकि हम सत्य की खोज कर सके और छिपे हुए सत्य का पता लगा सके। यानी कि जो चीज हमें रिसर्च करनी है, जिस चीज के ऊपर, वो वास्तविक में है क्या, उसका असली राज क्या है, वो हमें पता लगाना होता है। नवीन तथ्यों की खोज करना या नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। आप देखिए, जो रिसर्च जहां पे छूटी हुई है उसमें क्या नया ऐड हो सकता है जो अभी तक ऐड नहीं हुआ, आप अपनी तरफ से क्या जोड़ सकते हैं, तो वो होता है नवीन तथ्यों की खोज करना। आप देखिए, बहुत सारी किताबें मार्केट में होती है ना, जैसे आप मान लीजिए कि पेपर वन की बहुत सारी किताबें हैं, हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें हैं, पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग राइटर की। लेकिन देखिए, अलग अलग राइटर की किताबें होती हैं, सिलेबस सेम होता है, लेकिन उनका लिखने का स्टाइल अलग है। लेकिन उससे क्या होता है कि जो उनकी रिसर्च है वो अलग तरीके से है। टॉपिक सेम है, किसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है किसमें कम है, तो वो होती है रिसर्च। तो इसमें क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना है, नए नए तथ्यों की खोज करना है। नेक्स्ट है किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना। यानी कि देखिए, जो पहले जानकारी प्राप्त हो चुकी है उसमें कुछ ऐड क्या हो सकता है, नया नई जानकारी क्या है, इसलिए अनुसंधान की जाता है किया जाता है। समस्या का निदान या समाधान करना। अब देखिए, यहाँ पे समस्याएं हैं, यानी कि जो हमारे पास देखिए समस्याएं हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उनका निदान करना, उनका समाधान करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी कि जो आपके पास टॉपिक है किसी चीज के ऊपर, वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। अब देखिए, जैसे कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। तो यहाँ पे क्या समस्या आ गई कि स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है वो कैसे पूरा करवाया जाए। तो क्या हुआ, समस्या का निदान कैसे हुआ। देखिए, गूगल मीट आ गया, है ना, और बहुत सारी ऐसी वीडियो कॉल की ऐप आ गई, जिसके जरिए क्या है कि घर बैठे बैठे स्टूडेंट जो है अपना सिलेबस कर पाए थे। तो क्या हुआ, हमारे सामने समस्या आ गई थी ना, फिर रिसर्च हुई कि क्या किया जाए, तो उसमें क्या हुआ, एक नई चीज निकल के आ गई। दूसरी बात क्या है, देखिए कि पहले के ज़माने में क्या था, आपको कोर्स करने के लिए, कुछ करने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप घर बैठे कोर्स भी मंगवा सकते हैं। तो समस्या आ गई थी ना कि दूर बैठा स्टूडेंट अपनी तैयारी कैसे कर सकता है। तो देखिए, यूट्यूब आ गया, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, है ना, कि जिससे क्या हुआ, आपके लिए समस्या का समाधान हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, इंटरनेट की समस्या सभी जगह पे है, कई बार कश्मीर में नेट बंद हो जाता है, कई बार कई जगह पे नेट बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, हमने पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किए हैं कि ताकि जब आप वो अपने घर में मंगवाते हैं, अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, तो आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, ये रिसर्च हो गई ना, यानी कि आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर भी आप अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं पेन ड्राइव के द्वारा। तो एक रिसर्च आगे कि क्या किया जाए। तो इसी प्रकार से देखिए, जो भी आपके सामने समस्या आती है उसका समाधान ढूंढना ही रिसर्च होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। यानी कि देखिए, रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिक होती है, वैज्ञानिक कार्यविधि के द्वारा ही की जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि रिसर्च आप कहीं से भी कैसे भी कर लें। रिसर्च करने के लिए क्या होता है कि आपको साइंटिफिक तरीके अपनाने पड़ते हैं, यानी कि वैज्ञानिक कार्यविधि ही करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तभी आप उसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो यह है अनुसंधान के उद्देश्य। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे अनुसंधान की विशेषता, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए कि अनुसंधान की विशेषता क्या है। अब देखिए, सटीकता। जब भी देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, वैज्ञानिक कार्यविधि होती है। देखिए, वैज्ञानिक कार्यविधि के तहत ये चार चीज़ें आती हैं। अब देखिए, सटीकता यानी कि एक्यूरेसी। जब भी देखिए आप शोध करेंगे तो वो सटीक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। शोध का मतलब क्या है कि सटीकता। अब देखिए, ऐसा नहीं है अंदाजन आपने ये चीज लगा ली कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो रिसर्च नहीं होती, है ना। अगर देखिए, अब आपको जो भी आप चीज पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, है ना, किसी राइटर की बुक पढ़ते हैं, या आप उसमें कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो गहन शोध किया होता है उसके ऊपर, ये कि वाकई ही ऐसा हुआ था। अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेज भारत में आए थे, तो अंग्रेज वाकई ही भारत में आए थे,
ठीक है, उसके आपको फैक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी तो टाइम कुछ और चल रहा है तो वो तो 100 साल पहले की बात है, 70 साल पहले की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। 70 साल, 100 साल, 1000 साल पहले की जो बात है वो वाकई ही उस टाइम घटित हुई थी, तो वो सटीकता के साथ यहाँ पे आपको प्रमाण दिया जाता है। यानी कि जो भी आप रिसर्च करेंगे ना, आप अनुसंधान करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसमें सटीकता होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भारत की जो आबादी है वो 130 से 140 करोड़ है, तो वाकई इतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी आबादी 90 करोड़ हो, आप बता रहे 140, यहाँ पे इतना हो, यहाँ पे इतना, ऐसा नहीं है ना। सटीकता होनी चाहिए, अंदाजन कुछ नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है वैधता, यानी कि वैलिडिटी। अब देखिए, जो चीज़ वैध होनी चाहिए, वैध का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किसी विषय के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो वैध होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको दी गई है करने के लिए वो किसी के काम है ही नहीं है, आप बेफजूल में उसको रिसर्च कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो वैधता होनी चाहिए उसके अंदर। आलोचनात्मक, क्रिटिकल। देखिए, रिसर्च जो भी होती है वो हमेशा आलोचनात्मक ही होती है। यानी कि देखिए, जैसे जो भी कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो उसको क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति नकार देता है, उसमें कमियां ढूंढता है। आपने मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, कोई शिकायत लेकर। वो आपको टेस्ट लिख के दे देते हैं कि ये टेस्ट करवाइए, वो आपको दवाई लिख के देते कि ये दवाई ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए। फिर आप उसी रोग से संबंधित किसी दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उस दवाई की को काट के अपनी दवाई लिख देता है उससे बढ़िया, फिर उससे बढ़िया, तीसरा डॉक्टर उससे बढ़िया, चौथा उससे बढ़िया। तो होता क्या है कि वो सारे ही उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं। ऐसा ही सेम रिसर्च में होता है कि जो भी आप कोई भी रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें कमियां हमेशा होती है, आलोचना उसमें होती है, क्रिटिकल उसमें थिंकिंग होती है। तो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कमियां, आलोचना हो, आलोचनात्मक जो होती है अनुसंधान की, ताकि उसमें जो कमियां है वो दूर की जा सके। तो रिसर्च जो होती है हमेशा ही आलोचनात्मक होती है, क्रिटिकल होती है, कि ताकि उसमें कमियां ढूंढी जाए और एक नई रिसर्च की जाए। आप कोई भी रिसर्च उठा कर दे लो, हमेशा कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं होती। अनुसंधान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमियां होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए नई रिसर्च या नया अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। अब देखिए, विश्वसनीय होनी चाहिए आपकी जो अनुसंधान है, यानी कि वो आपके काम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वो रिसर्च कर दी है, वो आपके काम ही ना है बाद में, है ना। रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो सबके लिए उपयोगी हो। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, अगर आप भारत पाकिस्तान, भारत चीन के या भारत अमेरिका के रिलेशन के ऊपर, संबंध के ऊपर कोई किताब लिख रहे हैं, कोई टॉपिक लिख रहे हो, तो वो विश्वसनीय होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोग सिद्ध, एम्पेरिकल। अब देखिए, जो रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है, वो हमेशा ही प्रयोग सिद्ध होना चाहिए। तो यानी कि इंपेरिकल होना चाहिए। प्रयोग सिद्ध मतलब क्या होता है कि जो भी रिसर्च होती है ना, वो हमेशा प्रयोग वाली होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आपने रिसर्च कर ली है, तो उसमें क्या हो, एक सटीकता होनी चाहिए, एक प्रयोग होना चाहिए। यानी कि जो आपने अभी तक डाटा इकट्ठा किया है ना, जो आपने रिसर्च कर ली है, तो आपने वो पहले प्रयोग करके देखा है ना उसमें, कि क्या जो आपने चीज़ वाकई ही की है, कि क्या वो सही है, गलत है, क्या है ना। वो प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने रिसर्च कर ली है तो वो बाद में गलत निकले। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम में देखिए, जो भी दवाई थी, जो मेडिसिन बनाई गई थी, वो सबके लिए ज़रूरी थी। 2 डोज थी, बाद में बूस्टर डोज आ गई, है ना। तो क्या था, उसे और बेहतर बनाया गया रिसर्च के द्वारा, तो वो प्रयोग सिद्ध हो गई कि इससे किसी को खतरा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने बेमतलब से मेडिसिन बना दी, बाद में पता चला जिनको मेडिसिन लगाई जा रही है उनको नुकसान होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको पहले क्या है, जो आपके जो अनुसंधान है वो प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए, जो रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है, वो निष्पक्ष होना चाहिए। कोई धर्म के ऊपर, कोई जाति के ऊपर, किसी लिंग के ऊपर, कोई रंग के ऊपर ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिसर्च कर दी है, एक टीम को या एक कौम को, एक धर्म को आपने एक तरफ से बढ़िया बता दिया, दूसरे को गलत बता दिया। ऐसा नहीं है, वो निष्पक्ष होना चाहिए। चाहे आदमी है, औरत है, कोई धर्म है, कुछ भी है, वो हमेशा ही एक जैसा होना चाहिए।
किसी का उसमें मजाक नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। आपके जो अनुसंधान है ना वो हमेशा सबके फायदे के लिए होना चाहिए, वो हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्थित उपागम यानी कि सिस्टमैटिक उपयोग। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी अप्रोच है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, यानी कि जो आपका अनुसंधान है वो व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे और चीज़ है, कुछ यहाँ पे और चीज़ है, यानी कि जहाँ से आपने रिसर्च स्टार्ट की ना वहाँ से हो। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, उसमें पहले क्या होता है, उसकी भूमिका होती है, फिर मेन पैरा होता है, ऐसे करके पॉइंट्स बने होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं अनुसंधान पढ़ा रहा हूँ, तो पहले मैंने आपको क्या किया, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद फिर मैंने आपको उद्देश्य पढ़ाया, विशेषता पढ़ाई, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले मैंने आपको ये पढ़ा दिया बाद में वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। तो जो आपका अनुसंधान है, रिसर्च है, वो व्यवस्थित होनी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, शुरू से लेके एंड तक होनी चाहिए। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहानी बनती जाती है, ऐसा नहीं कि पहले आपको कुछ दिखा दिया फिर कुछ दिखा दिया। तो सेम ऐसे ही आपका रिसर्च भी सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइज एबिलिटी। सामान्यीकरण मतलब कि सामान्यीकरण ऐसा है कि जो आपकी लैंग्वेज है रिसर्च की वो सही होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, सामान्यीकरण होनी चाहिए कि कोई भी अगर उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए फिर से रिसर्च करना चाहे तो वो आसानी से कर पाए। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन के अनुभवों में नियंत्रित। अब देखिए कंट्रोल इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो देखिए आपकी रिसर्च होती है वो वास्तविक जीवन यानी कि जो आप जीवन जी रहे हैं उसके अनुभवों में नियंत्रित होनी चाहिए। यानी कि जो आप रिसर्च करते हैं तो आपका जो वास्तविक जीवन है, जो आपका अनुभव है, जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप रिसर्च को नियंत्रित करें। नियंत्रित का मतलब क्या है कि आप उसमें वो चीज ही लिखें जो लोगों के लिए जरूरी है। ऐसी चीज ना हो रिसर्च के अंदर जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, या ऐसी चीज ना हो रिसर्च के अंदर जो किसी की काम की हो ही ना, है ना। सबके काम के लिए भी होनी चाहिए और रिसर्च अच्छी भी होनी चाहिए और नियंत्रित भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है चक्रीय या वृद्धिशील, साइक्लिक या और इंक्रीमेंटल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कोई भी रिसर्च यानी कि देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, फिर कोई नया बंदा आता है उसी टॉपिक से फिर से नई रिसर्च खोजनी स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने रिसर्च कंप्लीट कर ली है उसके बाद उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो दूसरा बंदा देखता है इसमें ये चीज़ तो है ही नहीं है, तो उस टॉपिक को क्या करता है वहां से पकड़ के एक नई रिसर्च की स्टार्टिंग कर देता है। उसे बोलता है चक्रीय या वृद्धिशील। यानी कि कोई भी रिसर्च है किसी जगह पे टिकती नहीं है, हमेशा ही वो चक्रीय होती है, वृद्धिशील होती है। तो नेक्स्ट है शोधकर्ता विशेषताएं। अब देखिए अभी हमने यहाँ पे की ना अनुसंधान की विशेषताएं, अब हम करेंगे शोधकर्ता की विशेषताएं। यानी कि जो रिसर्चर है जो रिसर्च कर रहा है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसकी विशेषताएं हैं। देखिए एक अच्छे शोध के समान एक अच्छे शोधकर्ता में भी निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक अच्छे शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना शोध कार्य सही स्थान पर सही समय से पूरा करे तथा इस प्रक्रिया को वह पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ प्रभावी एवं मितव्ययी ढंग से संपन्न करे। अब देखिए जो शोध करता है, जो रिसर्च करने वाला है, अनुसंधान करने वाला है, उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो शोध कार्य है वो सही स्थान पे हो, सही समय से पूरा हो, और इस प्रक्रिया को क्या है कि ऐसे वो करे ताकि वो प्रभावी भी हो और अच्छा भी हो। जैसे मान लीजिए कि कोई शोध करनी है, अगर किसी जगह पे जाना पड़ रहा है तो वहां पे वो जगह पे जाए। उसके बाद क्या है कि सही समय से पूरा करे। जैसे मान लीजिए कि आप पीएचडी करते हैं, आपको कोई टॉपिक दिया जाता है करने के लिए, तो आप टॉपिक को दिए गए समय के अंदर ही आपको पूरा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल की 5 साल की पीएचडी है, 8 साल 10 साल लगा दिए शोध करने में, ऐसा नहीं है। तो शोध जो है वो आपका सही समय सही स्थान पे होना चाहिए। नेक्स्ट है शोधकर्ता अनुसंधान प्रारूप से शोध कार्य के अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। देखिए जो शोधकर्ता होता है, जो शोध कार्य के अधिकतम उद्देश्य है, यानी कि उसने देखा कि मुझे ये रिसर्च करनी है
ये शोध करनी है, उसमें उसने जो उद्देश्य लेके चला है, जो उसको कमियां लगी थी, है ना, तो वो अधिक से अधिक उसमें उद्देश्य अपने प्राप्त करे, अधिक से अधिक नई चीजों को ऐड करे। सो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है, शोधकर्ता पेशेवर और अनुसंधान कौशल युक्त होना चाहिए। देखिए जो शोध करता है वो पेशेवर ही होना चाहिए, शोधकर्ता अनुसंधान कौशल युक्त होना चाहिए, यानी कि वो पर्सन है जिसे शोध के बारे में पता हो कि शोध कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, सब कुछ पता होना चाहिए। नौसिखिया बंदा शोध के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। शोधकर्ता में मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक क्षमताओं की उपस्थिति होनी चाहिए। देखिए जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, उसमें मनोवैज्ञानिक यानी कि दिमाग से संबंधित और शैक्षणिक क्षमताएं यानी कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग उसको पता होना चाहिए कि वो शोध किस बारे में कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है, कोई शोध करनी है, जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी है, इतिहास का विद्यार्थी है, तो वो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो रिसर्च करेगा। उसको पता है कि अगर मैं किसी पौराणिक चीज़ के ऊपर या किसी राजा महाराजा चीज़ के ऊपर मैं अगर कोई रिसर्च यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप राजा अशोक के टाइम की बात करें, अगर आप उसके बारे में और अधिक रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको राजा अशोक के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसके बारे में पता कुछ हो ना तो आप रिसर्च करने निकल जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, शोधकर्ता में चीजों एवं परिस्थितियों की गहन समझ एवं सोच होनी चाहिए। जो शोध करता है देखिए उसे परिस्थितियों की गहन समझ होनी चाहिए कि अगर मैं इस परिस्थिति में ये शोध करता हूं तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसमें अगर करूंगा तो क्या परिणाम निकलेंगे, है ना, वो चीजें होनी चाहिए। शोधकर्ता में सदैव नए विषयों पर शोध करने की उत्सुकता या अभिलाषा होनी चाहिए। देखिए जो शोध करता है उसे उत्सुक होना चाहिए नए नए विषयों पर शोध करने के लिए, है ना। अगर देखिए वो उत्सुक होगा, उत्सुकता होगी, अभिलाषा होगी, तभी वो नए शोध कर पाएगा। अगर उसमें उत्सुकता ही नहीं है कुछ भी, है ना, तो वो शोध क्या करेगा, उसका मन नहीं लगेगा। अगर आप किसी काम को अच्छे से करते हैं, अगर आप शोध को अच्छे से करते हैं, एक रिसर्चर जो है या शोध करता है अगर अपने काम को अच्छे से करता है तो रिजल्ट बढ़िया आते हैं, बेमन से करेगा तो रिजल्ट बढ़िया नहीं आएंगे। शोधकर्ता को ऐसे शोध कार्य संपन्न करना चाहिए जिससे कि उसके परिणामों पर किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। अब देखिए जो शोध करता होता है ना, उसे अपना कार्य ऐसे पूरा करना चाहिए कि ताकि जो उसने डाटा इकट्ठा किया उसके ऊपर कोई डाउट ना हो, है ना। तो वो ऐसा होना चाहिए, यानी कि उसकी रिसर्च इतनी सटीक होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का संदेह ना करे। एक शोधकर्ता में बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए जिससे कि वह सर्वोत्तम शोध परिणाम के लिए उचित रीति आंकड़ों एवं जानकारी को एकत्रित कर सके। देखिए बौद्धिक ईमानदारी का मतलब क्या है कि जो शोध करता है, रिसर्चर है, जो उसने नई रिसर्च की है, नया शोध किया है, वो उसका अपना है। ऐसा नहीं कि शोध करने के लिए आपको टॉपिक मिल गया, आपने गूगल से लेके, इंटरनेट से लेके या यूट्यूब से लेके सारा उसमें छाप दिया, है ना। ईमानदारी होती है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करिए, आप अपनी तरफ से उसमें नए नए चीज़ें लाइए, ठीक है, ये होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शोध के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। देखिए शोध के प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा, तो आपको ध्यान रखना है कि रिसर्च कितने प्रकार की होती है। तो देखिए जो मेन आते हैं ना एग्जाम में, या मेन कितने प्रकार की होती है वो आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। पहला है आधारभूत या मूलभूत शोध यानी कि बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। अब देखिए एक शोध होती है आधारभूत या बेसिक रिसर्च होती है कि आपने, हाँ, जो टॉपिक आपको मिला है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको उसमें चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना। बेसिक रिसर्च आपको यहाँ पे करनी है जिसमें ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी होती है वर्णनात्मक शोध यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पे ये ऐसी शोध होती है कि जहाँ पे आपको चीज़ों को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है, पूरा अच्छे से समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है, नई चीज़ों को ऐड करना होता है, पूरा वर्णन करना पड़ता है, जो यानी कि इसमें काफ़ी बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तीसरी है विश्लेषणात्मक शोध यानी कि एनालिटिक रिसर्च, यानी कि आपने पूरा जो आपने शोध कर लिया है, रिसर्च कर ली है, फिर आप उसे विश्लेषण करके बता रहे हैं कि जो मैंने रिसर्च की है इसका ये टॉपिक था, इसको मैंने यहाँ से ऐसे किया, तो पूरा आपने एनालाइज किया इसमें क्या कमियां थी, क्या कमियां नहीं है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। चौथी है विशुद्ध
या मूल शोध यानी कि ट्रू और बेसिक रिसर्च, ये वो होती है विशुद्ध या मूलभूत जिसे कहते हैं, ये वो रिसर्च होती है जो बिल्कुल आपकी अपनी होती है या जिसका जो आधार होता है वो बिल्कुल सटीक होता है ना। जिस टॉपिक को आप पकड़ के रिसर्च कर रहे हैं, शोध करते हैं, आपने उसी टॉपिक के ऊपर ही रिसर्च की है। नेक्स्ट है प्रायोगिक और प्रयुक्त शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च। आपने रिसर्च कर ली है, आपने शोध कर ली है, अब आपने वो अप्लाई करके देखा है कि क्या जो आपने शोध की है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट है मात्रात्मक शोध यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए जो क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक शोध होती है वो इस प्रकार से होती है कि जो आपने शोध की है ना, तो उसमें जो डाटा है वो कितना है ना, जिसे गिना जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम बात करते हैं ना मात्रात्मक शोध में, कि जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद क्या हुआ कि आपने ये देखा कि हमारे जैसे आप देखेंगे कि एक ऐसी रिसर्च है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर देखिए कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसमें आप देखेंगे मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, इनकी आदमी और औरत कितने पढ़े लिखे हैं, और जो बच्चे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने युवा हैं। तो आप उसके आंकड़े लिखेंगे, इतने आदमी हैं, इतने औरत हैं, इसमें ये सब कुछ है। तो वो होता क्या है कि उसमें क्या है, मात्रा आ गई, मात्रात्मक आ गया, जिसे आपने गिन लिया कि इतनी इतनी ये सारी चीजें हैं, है ना। तो एक सिस्टमैटिक जो एक प्रोसेस होता है कि आप उसमें जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो न्यूमेरिकल के रूप में करते हैं कि आपने जो डाटा इकट्ठा किया है वो कितना किया है ना। तो एक तो आपकी रिसर्च में यहाँ पे मात्रा आ गई, दूसरा क्या हुआ कि जो आपने रिसर्च की है उसमें जो डाटा कलेक्ट किया है, जो डाटा इकट्ठा किया है आपने, है ना, वो कितनी क्वांटिटी में किया है ना। तो वो होती है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक शोध। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें आती है। देखिए एग्जाम में ये आता है हमेशा, ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा आता है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है ना। एक और इसमें आ जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जैसे आपने जो शोध की है वो कितने प्रकार की है, तो या उसमें क्या क्या है। जैसे आप कह सकते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी है, वो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी है, इनकी मूल शोध भी है, आप उसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो जिसे गिना जा सके वो वाली शोध एक होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक शोध। तो देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो आपने शोध की है तो उसकी पहचान क्या है। तो उसकी पहचान क्या होती है, वो कितना उसमें गुण है कितना नहीं है। यानी कि देखिए जो आपने रिसर्च यहाँ पे कर ली है वो किसको फायदा दे रही है, किसको नुकसान दे रही है, वो वाली उसका गुण क्या है, वो सही ढंग से सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है ना। जो आपने देखिए रिसर्च की है उसके गुण क्या है ना, वो दूसरे से बेहतर कैसी है, वो उसमें चीजें यहाँ पे आती हैं। इनकी जो बाजार में या मार्केट में या कहीं भी वो रिसर्च अवेलेबल है, तो आपके रिसर्च उससे अलग कैसे है, क्या उसमें क्वालिटी है ना। जो भी आप देखिए कोई चीज़ चेक करते हैं क्वालिटी देखते हैं ना। अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं कोई चीज़ सब्जी खरीदने के लिए, आप क्वालिटी चेक करते हैं ना कि हाँ ये कैसी क्वालिटी है, इसकी कैसी क्वालिटी है, वो सारी चीज़। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, ऐतिहासिक शोध, वो होती है कि जैसे मान लीजिए कि जो भूतकाल जो बीत चुका है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक रिसर्च करनी होती है ना। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या है कि जो समय बीत चुका है तो वर्तमान समय में और क्या उसमें ऐड हो सकता है वो उसमें आता है। यानी कि इसका संबंध भूतकाल से है। जो आप देखेंगे कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जैसे आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का टाइम था, है ना, तो उसमें देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क था जो उसमें बीत चुका है, अब उसको ध्यान में रखते ना कि ये पहले ऐसी चीज़ हुआ करती थी, आज ये ऐसी चीज़ है, तो पहले ऐसी थी आज ऐसी है, वो होती है ऐतिहासिक शोध। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शोध पद्धतियाँ क्या है, ऐतिहासिक शोध। ठीक है, रिसर्च मेथड्स में क्या है, रिसर्च मेथड क्या होता है कि रिसर्च करने का तरीका क्या है। तो देखें यहाँ पे शोध पत्तियां हैं, ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च, इनका संबंध भूत से है तथा भविष्य को समझाने के लिए भूत का विश्लेषण किया जाता है। इनकी देखिए ये वो रिसर्च होती है जो भूतकाल से संबंधित है, जो टाइम बीत चुका है, लेकिन भविष्य को समझाने के लिए इसका रेफरेंस दिया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है।
विवरणात्मक शोध यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसमें शोध के विषय का सार निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि देखिए इसका जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है विवरणात्मक शोध है, इसका संबंध किससे है? वर्तमान से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक शोध यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के संबंधों की व्याख्या करना है। यानी कि देखिए जो दो तत्व है आपस में या उससे अधिक जो तत्व है उसका आपस में संबंध कैसा है। अगर एक तत्व दूसरे तत्व के ऊपर हावी हो जाए तो क्या असर पड़ेगा, तो ये उससे संबंधित है। नेक्स्ट है गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो भी हमने किए था पीछे। इस शोध में शोधकर्ता क्या, कहाँ, कब की खोज नहीं करता बल्कि क्यों और कैसे खोज करता है। यानी कि इसमें ये नहीं होता कि रिसर्च में कैसे करनी है, क्या करनी है, कब करनी है, बल्कि क्यों करनी है रिसर्च, इसके बारे में इसमें पता लगाया जाता है। तो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे शोध के चरण। देखिए एग्जाम में टाइम कम है इसलिए आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप आसानी से जवाब दे पाए। अगर मैं लॉन्ग लेक्चर लेके चलूँगा ना तो आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपको मैं इसमें समझा रहा हूँ तो आप उसे अच्छे से समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है शोध के चरण, रिसर्च स्टेप। अब देखिए हर एक चीज़ के स्टेप होते हैं, ऐसे रिसर्च के भी स्टेप है। शोध की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित एवं चरणबद्ध रूप में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। इसमें निर्धारित उद्देश्यों पर बल दिया जाता है तथा इसके लिए आवश्यक सूचनाओं एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है जिससे कि शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके। शोधकर्ता की प्रक्रिया में विभिन्न चरण पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शोध की प्रक्रिया है उसे चरणबद्ध तरीके से संबंध करना है। यानी कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हम जा रहे हैं, तो उसे हमें देखना है। ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट कहीं और से कर रहे हैं, जहाँ कहीं और रहे हैं, है ना, कुछ अता पता ही नहीं है। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला है चरण 1 यानी कि लेवल 1, समस्या की पहचान करना। आपने जो चीज़ रिसर्च करनी है वो क्यों करनी है, कौन सी समस्या आ गई है आपके सामने जिसके बारे में आपको रिसर्च करना है, तो आपके सामने पहली बात तो समस्या होनी चाहिए। दूसरा चरण है समस्या की समीक्षा करना। समस्या की समीक्षा ये है कि जो आपके सामने समस्या आ गई है कि क्या वो पूरी ही रिसर्च करनी है या क्या कुछ पार्ट्स जो रह गए हैं उसे ही रिसर्च करनी है, तो आपको वो पता लगाना है। तीसरा है समस्या को स्पष्ट करना। जो अभी आपके सामने समस्या है जिसको आपको रिसर्च करना है, शोध करना है, तो उसे स्पष्ट करना जरूरी है कि क्या उसे रिसर्च करना जरूरी है कि नहीं। चौथा है शब्दों एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करना। देखिए जो शब्द है रिसर्च के अंदर, जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है कि जो हम शब्द लेके चल रहे हैं, अवधारणा लेके चल रहे हैं, वो दूसरों के समझ में आए या नहीं। नेक्स्ट है पांचवा निदानात्मक योजना का विकास करना। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस समस्या के ऊपर आप शोध करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका निदान होना जरूरी है। उसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए कि मैं इस रिसर्च को करूंगा तो मैं ये प्लान लेके चलूंगा। नेक्स्ट है चरण 6 आंकड़ों का संग्रहण। तो देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, आंकड़ों का संग्रहण करना है, डाटा इकट्ठा आपको यहाँ पे करना है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आंकड़ों का विश्लेषण। जो आपने रिसर्च कर ली है, जो आपने यहाँ से यहाँ तक आपने आंकड़े इकट्ठे कर लिए, उसका विश्लेषण करना है कि जो आपने किया है वो सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी तक जितना लेक्चर किया है आज हम उतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकी के टॉपिक कवर करेंगे। आज आप इतना करिए तो आप इसे अच्छे से समझिए जिससे आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, सब कुछ इसी में से आएगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।